बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहां पे पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन था कि पाकिस्तान की मेंस और वीमेंस दोनों टीमें जो थी वो मद्दे मुकाबिल थी दूसरी टीमों के जहां पे पाकिस्तान की मेंस टीम को बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई, लेकिन पाकिस्तान की विमेंस टीम को सेमीफाइनल में श्रीलंका के सामने एक आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी, स्पोर्ट्स से जुड़ी और भी स्टोरीज हैं क्योंकि फीफा ने पाकिस्तान की जो विमेंस फुटबॉल है उसको एक दफा फिर रैंकिंग में शामिल कर लिया। आज के दिन क्या हैपनिंग्स हुई ये जानेंगे अपने सेगमेंट टॉप स्टोरीज में। की टी20 सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स कल फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड टीम का सामना करेगी। हमने अच्छा आगाज किया मगर फिनिश ना कर सके। फाइनल मैच के लिए पुरुम्मीद हैं। जीत का तसलसल जारी रखेंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम। जब मुझे बैटिंग के लिए भेजा गया तो उस वक्त लेफ्ट हैंडर बॉलर्स गेंद करवा रहे थे। मुझे कहा गया कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना है। मोहम्मद नवाज। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त। श्रीलंका ने 1 रन से कामयाबी हासिल करके फाइनल में जगह बना ली। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शरीक टीम में किसी तब्दीली की जरूरत नहीं। हमें स्क्वाड में मुंतखब खिलाड़ियों को बैक करना चाहिए। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद। घुटने की तकलीफ के बाद आने की वजह से ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर शाहीन अफरीदी को मुश्किल हो सकती है। मुश्ताक अहमद। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर पर ताहयात कप्तानी की पाबंदी को खत्म करने के लिए तैयार। टी20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करना है तो भारतीय टीम को अपने दायरे से बाहर आकर खेलना पड़ेगा। नासिर हुसैन। मोहम्मद सलाह ने चैंपियन लीग की तारीख की तेज तरीन हैट्रिक बना डाली। पाकिस्तान फुटबॉल टीम नवंबर में नेपाल का दौरा करेगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने देखा पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जारी ट्रायंगुलर सीरीज में बांग्लादेश की टीम को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इसके साथ साथ पाकिस्तान वीमेंस टीम को बड़े नेल बैटिंग एक मैच रहा कि जहां पे सेमीफाइनल में श्रीलंकन वीमेंस टीम के सामने आखिरी गेंद पर 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उम्मीद है कि कल पाकिस्तान की मेंस टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में इस ट्रायंगुलर सीरीज के अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। इसके अलावा आपने देखा कि मोहम्मद सलाह ने चैंपियंस लीग की तारीख की तेज तरीन हैट्रिक भी स्कोर कर ली है। तो बहुत सारी बातें जो आज हमें करनी है और चूंकि जो आज का जो मौजू है हमारा वो ज्यादातर जो है वो कोचिंग के हवाले से, स्ट्रेटेजी के हवाले से, प्लानिंग के हवाले से, इसलिए आज हमारे शो में मौजूद होंगे पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर के जो रिकॉर्ड साज खिलाड़ी हैं और कोचिंग के हवाले से उनका एक बड़ा नाम है। बजरिया वीडियो लिंक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान की वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली हैट्रिक स्कोर करने वाले जलालुद्दीन। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक अमेरिका से पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी ने। कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो बनते ही टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि जो हमेशा कायम रहने के लिए बनते हैं, क्योंकि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मजीद हैट्रिक्स होती हैं, होती रहेंगी और इंशाल्लाह होती रहेंगी। लेकिन जो पहली हैट्रिक है वो की है जलालुद्दीन साहब ने, कि जो आज हमारे साथ शो का हिस्सा भी हैं। और आपने देखा था हमारी हेडलाइंस में कि जो मोहम्मद सलाह हैं उन्होंने जो है वो चैंपियंस लीग की तारीख की तेज तरीन हैट्रिक स्कोर की है। तो आज का दिन ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ हैट्रिक स्कोर करने वालों के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी अपने शो पर। अली जलाल भाई, इससे पहले कि मैं जरा बात करूं आपसे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, आप वनडे इंटरनेशनल में हैट्रिक स्कोर करने वाले दुनिया क्रिकेट के पहले बॉलर हैं और आज मोहम्मद साला ने भी जो है वो चैंपियंस लीग में पहली हैट्रिक स्कोर की है। तो क्या फीलिंग होती है कि जब आप 3 गेंदों पे 3 विकेटें हासिल करते हैं या आप 3 गोल कर लेते हैं और तेज तरीन 3 गोल करते हैं, तो वो फीलिंग जरा शेयर कीजिएगा। देखो, ये तो एक ऐसा लैंडमार्क है जो हर बॉलर चाहेगा कि वो इसको परफॉर्म करे, मगर बॉलर के चाहने से कुछ नहीं हो सकता। हमने बहुत बड़े बड़े बॉलर को देखा है जो ऑन हैट्रिक आए मगर हैट्रिक नहीं हो सकी। तो कोशिश होती है इसमें, और जो बंदा कोशिश करता है सम टाइम सक्सेसफुल होता है, सम टाइम नहीं होता। मगर क्योंकि एक ऐसा फीट है कि आप इसको हासिल करके आपका नाम भी होता है और आपको एक एक्साइटमेंट भी। मगर जब आप 2 बॉलों पे 2 विकेटें ले लेते हैं
तो किसी भी बॉलर का या इवन टीम का यही एम होता है कि जो है वो हैट्रिक परफॉर्म हो, और उसमें दायरे बॉलर की अपनी एक्साइटमेंट होती है, थोड़ी सी फील्ड भी एडजस्टमेंट होती है, और कोशिश होती है बॉलर की ले ले, क्योंकि ये एक ऐसा मौका होता है कि बॉलर को थोड़ा अपने अंदर कंट्रोल भी रखना होता है, और साथ साथ उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इसको परफॉर्म करूं। तो एक जिसे एक्सप्लेन ना किया जाए उस किस्म की फीलिंग होती है, और जब हो जाती है तो जाहिर है कि फिर बहुत ही ज्यादा उसके लिए खुशी की चीज होती है बॉलर्स के लिए, और एक रिकॉर्ड भी होती है। ठीक है, हम जलाल भाई के साथ बात कर रहे हैं, और जलाल भाई को जो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो आज के दिन की मुनासबत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फिट ये हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि चैंपियंस लीग में 23 हैट्रिक की सलाह ने, और जलाल भाई पहले हैट्रिक करने वाले बॉलर हैं। आज 13 अक्टूबर, चूँकि हमारी कोशिश ये थी, जिस तरह लास्ट हमने शो किया था कि उमर अकमल को उनके दिन के लिहाज से हम अपने शो में मदऊ करें, इसी तरह जलाल भाई का जो डेब्यू था, वनडे इंटरनेशनल डेब्यू था, वो था 14 अक्टूबर को, और आज 13 अक्टूबर है, क्योंकि हमारा शो होता नहीं है 14 अक्टूबर को, इसलिए आज हमने कोशिश की कि जलाल भाई को आज के दिन अपने शो में मदऊ करें, उस डेब्यू की यादों को भी शेयर करें। जलाल भाई, इससे पहले कि मैं जाऊं प्रोग्राम की जो मेन स्टोरीज की तरफ, आपका डेब्यू की भी जो है वो एनिवर्सरी होने वाली है, कल के दिन आपका डेब्यू हुआ था, और आज 13 अक्टूबर है। ये तो आपने मुझे याद दिलाया, मैं तो भूल चुका था। बात आप जिस तरह आपने हैट्रिक की बात की थी, उसी तरह हर एक प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे, और डेब्यू और टेस्ट, और जलाल भाई टेस्ट डेब्यू करना एक बड़े ड्रीम होता है कि जो टेस्ट का आप डेब्यू कर रहे हैं, और जाके वहां पे फिर आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर रिकॉर्ड बुक में आपका नाम भी आता है। जी हाँ, बिल्कुल। टेस्ट तो सबसे बड़ी फॉर्म ऑफ क्रिकेट है, और एक्चुअली वही रिकग्नाइज भी होती है जब आप डेब्यू करते हो, तो इन टर्म्स ऑफ के भी आपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, तो इट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, और बहुत ही एक्साइटमेंट, और बल्कि एक ड्रीम जो होती है वो पूरी होती है आपकी जब आप टेस्ट मैच में खेलते हो, यानी आपका डेब्यू होता है, तो इस बहुत ही जबरदस्त फीलिंग्स होती हैं, और आपको अपनी भी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने इस लेवल पे आ गए कि अब आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। और जलाल भाई, मैं चाह तो ये रहा हूं बार बार कि अपनी मेन स्टोरीज पे आ जाऊं, लेकिन अभी जब आपका गुफ्तगू करते हुए देख रहा हूं, तो पूरा जो आपका बैकग्राउंड है, आपने जो अपर पहना हुआ है वो पूरा ब्लू पहना हुआ है, तो एक जो मैरीन इंजीनियर है, जो मैरीन से ताल्लुक रखने वाला क्रिकेटर है, शायद पहले ही क्रिकेटर है आप कि जो इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी एजुकेशन ही है, तो आज लगता है कि आज वो अपनी मैरीन इंजीनियरिंग को भी आपने याद रखा हुआ है शो के लिए। मैरीन इंजीनियरिंग में जो क्या कहते हैं बॉयलर सूट, वो व्हाइट हुआ करता है, तो मैं जब वर्कशॉप में काम भी कर रहा था और ट्रेनिंग ले रहा था, हम पहनते थे व्हाइट बॉयलर सूट, तो वो बॉयलर सूट जिसे हम उर्दू में डांगरी भी कहते हैं। तो ये मैं इस वक्त अपने मूसा क्रिकेट स्टेडियम में बैठा हूँ, और यहाँ देखते ओवर 40 के मैचेस हो रहे हैं, तो मैं एक रूम में बैठा हूँ, और मैं ट्रैक सूट में हूँ, और ये ट्रैक सूट है, वो इसे हम क्या कहें कि कलर थोड़ा सा उसका उर्दू में मैं उसको कहूँगा फ्रोजी सा कलर है, लेकिन यूनिक कलर है, तो मैं इसको पसंद करता हूँ, तो मैंने वो पहना है, और मैं ग्राउंड में बैठ के मैच देख रहा हूँ। चल, अपनी स्टोरीज की तरफ आते हैं, जलाल भाई से आगाज करते हैं, क्योंकि जलाल भाई ने वीमेन टीम के साथ भी काफी काम किया, कोचिंग के हवाले से एक बड़ा नाम है। आज पाकिस्तान की वीमेंस टीम को शिकस्त तो ये 1 रन से, क्या रहा पहले एक नजर समरी पे डालते हैं, उसके बाद जो है फिर जलाल भाई के साथ फॉर्मली गुफ्तगू का आगाज करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने समरी, 122 रन स्कोर किए, श्रीलंका ने 6 विकेटों के नुकसान पे, जवाब में पाकिस्तान 121 रन बनाने में कामयाब हुई 6 विकेटों के नुकसान पे। बिस्मा मारूफ ने 42 रन की इनिंग जरूर खेली, निदा डार ने 26 रन की इनिंग खेली, लेकिन ये इनिंग्स गई, क्योंकि आखिरी गेंद पर पाकिस्तान को 3 रन दरकार थे, और पाकिस्तान का 1 रन बना सके, और इस तरह पाकिस्तान को 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। जलाल भाई, ये समरी आपने देखी है, और यहां पे पाकिस्तान बड़ा अच्छे तरीके से इस टारगेट को चेस करने के लिए जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टैट्स के हवाले से, तो उसके जो 16वें ओवर के बाद जो पाकिस्तान ने 17, 18वां, 19वां ओवर खेला है, इन 3 ओवर में पाकिस्तान ने महज 14 रन बनाए, जिसको कॉस्ट किया कि आखिरी ओवर में आखिरी गेंद पे पाकिस्तान को 3 रन दरकार थे। तो इस अप्रोच को आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि बिस्मा ने 42 रन जरूर किए हैं, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा गेंदें कंज्यूम की, निदा डार ने 26 रन किए, उन्होंने 25 गेंदों का उसके लिए सामना किया। स्ट्राइक रेट तो हमारा बेसिक प्रॉब्लम रहा है विमेंस में, और विमेंस का स्ट्राइक रेट और मेंस का तो खैर डिफरेंट होता है, मगर विमेंस में भी हमारा स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो भी ओवरऑल क्रिकेट है, और उसके साथ जो कोचिंग स्टाफ अटैच है, चाहे वो नेशनल लेवल की हो या इंटरनेशनल लेवल की,
इस पे कभी मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन होते हुए देखा नहीं है। जब मैं सिलेक्टर था, 1 साल तो रहा हूँ, टीमों के साथ भी रहा हूँ, इस पे कोई काम होते देखा ना, इसकी इंपॉर्टेंस को दिखेगा। दूसरा, मैं बार बार बहुत दफा ये चीज रिपीट कर चुका हूँ, जब हम किसी वक्त जब टीम के साथ एज ए कोच होते हैं तो हम एक वैल्यूज सेट करते हैं, उस वैल्यूज में ये सारी चीजें कवर होती हैं और वो एग्रीड कराया जाता है प्लेयरों से कि भाई हम इन 4-5 वैल्यूज को फॉलो करेंगे, हम टीम के लिए खेलेंगे, हम एफर्ट्स 100% देंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे टीम को जिताने की। ये सारी वो चीजें होती हैं जिससे आप प्लेयर की बाद में अकाउंटेबिलिटी भी करते हैं कि भाई इस स्टेज पे आपको ये रिक्वायरमेंट थी, आपने वो एफर्ट्स हमें नजर नहीं आई। तो ये चीज हम लैग कर रहे हैं, ठीक है ना। जहां तक स्किल होना, स्किल तो हमारे पास है मगर हम स्किल्ड नहीं है, हमें वो जिसे कहते हैं कैपेसिटी नहीं है कि बुरे और मुश्किल वक्त में हम अपनी उस स्किल को पूरी तरह डिलीवर कर सकें। खेलना में आता है मगर हमें वक्त पे खेलना भूल जाते हैं, तो ये खराबी है और ये बड़े आसानी से इसको रिमूव किया जाता है। इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन कोचेस तब्दील कर दिए जाते हैं, अप्रोच क्यों नहीं तब्दील होती है? जो विमेंस की जो पावर है विमेंस क्रिकेट पे, उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि इस मैच को हारने के बाद बिस्मा मारूफ ने क्या कहा, आइए जरा पहले वो सुनते हैं। It was a very good match. I think both the teams played really good cricket, and of course, I think everybody has enjoyed watching the match. I think it was a very good wicket. Yes, we have controlled well in the middle, but I think we have given some loose ball as well. But I think we have come very close, but didn't finish the line. Clinical performances from all the players who have played, and I guess I'm very proud of the group how we have come after the Thailand match. And I think this teams have given a lot of positive things to us, and yeah, we will look forward in the future now. वही रटे रटाए जमले, वही बातें, 10-15 रन में शॉर्ट रहते हैं, हमने क्रिकेट को एंजॉय किया, हमारी पार्टनरशिप नहीं लग सकी। यही हम मेंस क्रिकेट में देखते हैं, ये विमेन क्रिकेट में देखते हैं कि कौम का जो पैसा है वो सिर्फ इनकी एंजॉयमेंट पे लग रहा है कि इन्होंने क्रिकेट को एंजॉय किया। थाईलैंड से हार गई, वो भी शायद एंजॉय किया। श्रीलंका से ले दे के एक मैच जीत गए, वो शायद श्रीलंका ने अपनी जो है वो फाइनल के लिए, सेमीफाइनल के लिए अपनी तवानाइयाँ, अपनी सलाहियतों को बचा के रखा, और जब यहाँ पे वक्त आया तो फिर ये मैसेज ये मिल रहा है कि जी एंजॉय किया। जलाल भाई, ये क्या होता क्या है विमेंस क्रिकेट में? आपने बड़े करीब से देखा है कि कोचेस जो है वो इनके कहने में तब्दील कर दिए जाते हैं, और जो मेरे जराए हैं वो ये बताते हैं कि अभी एक मीटिंग हुई है रमीज राजा साहब से और शिकायतों के अंबार लगा दिए गए हैं कोचेस के लिए, और कहा गया है कि जी बिस्मा मारूफ को फ्री हैंड है कि जो बिस्मा मारूफ चाहे वो कर सकती हैं। यही सबसे बड़ी खराबी है। जब मैं था तो उस वक्त भी इस तरह के इश्यूज आए थे, और क्योंकि मैं जाता था लॉजिक पे, तो लॉजिक पे ना तो कप्तान आ पाती थी, ना ही दूसरे प्लेयर जो सीनियर थी वो आ पाती थी। तो जो कोच था वो उस वक्त क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए था, तो वो कप्तान के साथ मिल जाता था और चीजों को सही कर नहीं पा रहे थे। देखिए, हमें कुछ स्टैंडर्ड सेट करने, हमें उसके लिए कोचिंग स्टाफ भी सही चाहिए और प्लेयरों की विलिंगनेस चाहिए। और वो जो पावर की आपने बात की, वो अब तकरीबन तो कम हो गई है बहुत, जब से सना मीर और दूसरी प्लेयर जवेरिया भी चली गई है। तो अब तो इस राइट टाइम है कि इसको सही किया जा सकता है, मगर आपको आपके पास कुछ ना कुछ नया ब्लड आने की जरूरत है जो आपके पास मौजूद है। आप कब तक एक प्लेयर को 8 रन 10 रन के एवरेज से 8-8 साल 9 साल खिलाते रहोगे? आपको कहीं ना कहीं स्टैंड लेना है, आउट ऑफ द बॉक्स, और थोड़ा सा जिसे हम डिले यानी कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की जरूरत है। अच्छा जलाल भाई, अभी वक्त चूंकि मेरे पास थोड़ा महदूद है, थोड़ा क्विकली अब मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा। ये भी सना मीर का आपने जिक्र किया, सना मीर ने तो खुद एक जो है वो ट्वीट किया कि जी टीम में पसंद नापसंद है। ये शोएब मलिक को भी पसंद नापसंद अब नजर आ रही है। ये रिटायर होने के बाद पसंद नापसंद क्यों नजर आना शुरू हो जाती है? जाहिर है, जब वो खुद हिस्सा होंगे तो फिर बाद में तो हर चीज बुरी लग रही होती है। तो उस वक्त असल में चीजें उसी वक्त सही करनी है जब आपके पास वो पावर हो सही करने की। वहां अगर आप बाद में ब्लेम करेंगे या बाद में आइडेंटिफाई करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो कोशिश यही थी, मैंने तो उसमें लिख के भी दिया, आपने देखा आर्टिकल भी छपे, टीवी में इंटरव्यू दिया, और वही हुआ जो आप अभी बता रहे हैं कि फुलंदे शिकायतें हो रही है। तो मेरी शिकायतें भी काफी मिकदार में की गई और उसको लोगों ने सिर्फ आपकी शिकायतें की गई, बल्कि मेरे जरा ये बताते हैं कि आमिर इकबाल को भी शिकायतें कर करके हटा दिया गया था। जी, जो भी कोशिश करेगा सही करने की और राइट बात करेगा तो वहां कहीं ना कहीं मुश्किलात तो आती है, मगर मसला ये है जो लोग डिसीजन लेते हैं उनको दोनों की तरफ की सुनना जरूरी है और फिर समझ के हिस्सा लेने की जरूरत है। लड़कियों को एक थोड़ा सा एक
हमदर्दी वाला साइड तो मिल जाती है, मगर इसे प्रोफेशनल गेम, चाहे वो लड़की खेल रहा हो या लड़का खेल रहा हो, उसको गेम के तौर पे लेकिन जलाल भाई, एक अरसे से हम देख रहे हैं कि इनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए जाते हैं, इनको जॉब्स भी उसी तरह से दी जाती हैं, इस तरह मैच क्रिकेट को दी जाती हैं, और अब जो है वो विमेंस लीग पे भी बात की जा रही है कि जी विमेंस लीग भी जो है वो इनको दी जाए। इस पर जरा बात करूंगा क्योंकि ये जरा डिटेल में डिस्कशन होगी जलाल भाई से इस विमेंस लीग के हवाले से। अब इंडिया ने भी अपनी जो है वो आईपीएल की 5 टीमों की मार्च में जो है वो लीग का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस पर भी बात करेंगे कि इन लीग से इन विमेंस क्रिकेट को कितना फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि ये वक्त का और पैसे का ज़िया भी हो सकती है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जलाल भाई से इन दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जलाल भाई से ये लीग्स के हवाले से कि विमेंस लीग जो हो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विमेंस लीग का अनाउंस किया है। एक तो इसका टाइम कैसा है, टाइम फ्रेम जिस टाइम फ्रेम में कराई जा रही है, स्केड्यूल की जा रही है, और इसके फिर क्या असरात होंगे, क्योंकि इंडिया ने भी आईपीएल जो है वो 5 टीमों पर मुश्तमिल विमेंस आईपीएल का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो जलाल भाई, एक तो इधर इसकी टाइमिंग बताइएगा, पीएसएल विमेंस जो लीग हो रही है, और साथ साथ इस किस्म की लीग से जो आईपीएल में भी हो रही है, क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, एक तो हमें नकल करने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया करा रहा है तो जाहिर है उनका तो नकल हम कर रहे हैं या इंडिया कर रहा है? क्योंकि पहले तो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मगर वो ये देख के करने की कोशिश कर रहा है कि शायद इंडिया ने कराई है तो हम भी करा दें, या कराने जा रहा है उससे पहले करा दें। कंपटीशन की जरूरत नहीं है। मगर मैं समझता हूँ कि जो प्रीमियर लीग है विमेंस की, एक तो सेपरेट होनी चाहिए, विद पीएसएल के दरमियान ना हो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लीग होना बुरी बात नहीं है, लीग में कहता हूँ अच्छी, मगर उसके साथ साथ उससे पहले जो चीजें होनी है, जो हमारी इंटरनल क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक कहते हैं, या हमारी अकेडमीज हैं, या हमारी लड़कियों को डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चाहिए फैसिलिटी, वो तो हमने डेवलप की नहीं। हम 3 गुना लंबी जंप मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली हमारी वुमेन्स क्रिकेट को फायदा नहीं होगा। मां सिवाय चंद प्लेयरों को फाइनेंशियली फायदा हो जाएगा, थोड़ा एक्सपोजर मिल जाएगा, मगर जो बेस में लड़कियां हैं उनकी हमें जरूरत है कि उनके लिए इन्वेस्टमेंट हो। जैसे अगर विमेंस की लीग में हो रही है तो पहले डोमेस्टिक में इन्वेस्टमेंट करें ना। डोमेस्टिक का तो स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे यहाँ, जो थोड़ा बहुत मेरे दौर में बना भी था, जब हमने एक प्लान दिया था, वो प्लान भी ब्रेक कर दिया। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है इस विमेंस क्रिकेट के हवाले से, डेविड हैम के आने से जो एक्सपेक्टेशंस थी, क्या आपको लगता है वो फुलफिल हुई हैं, और जो उनका टेन्योर उसको आप किस तरह से एनालाइज करेंगे? देखिए, जब डेविड हैम आया था तो मैंने उसके फेवर में बयान दिया था, तो इसलिए दिया था कि मैंने कहा ये समझदार है और लड़की की क्रिकेट खिलाता हुआ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये कुछ अच्छे डिसीजन लेगा। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा अपने अराउंड में जो लड़कियां उनकी हर बात सुनने से फायदा नहीं होगा। तो अब जब 2 साल हो गए तो मेरी तो प्रेडिक्शन गलत हो गई। मैं समझता वो कुछ करेगा, उसने कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिए, टीम वहीं की वहीं खड़ी हुई है, तो कोई ऐसा उसने कोई ऐसा कारनामा हमें नहीं करके दिखाया जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो जब ये एक्सपीरियंस फेल हो गया, ये जब एक्सपीरियंस फेल हो गया, तो हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में क्यों फिर हम फॉरेन कोचेस को इंडक्ट कर रहे हैं? सेंट्रल पंजाब के साथ आपने फॉरेन कोच लगाया, पॉल हेनरी को, आपने सिंध के साथ लगाया, जो पॉल निक्सन को लगाया, सिंध के गुलाम अली बड़ा अच्छा एज ए कोच परफॉर्म कर रहे थे, तो इन दोनों टीमों के साथ आपने फॉरेन कोचेस लगा दिए। और अगर आप कायद-ए-आज़म ट्रॉफी को अगर आप देखें, उसको फॉलो करें, तो अब तक ये दोनों टीमें एक भी मैच नहीं जीत सकी हैं। 3 में से 2 मैचेस जीते नॉर्दर्न ने, कि जिसके एजाज अहमद है सीनियर कोच, और 3 में से 1 मैच जीता है जनाब बलूचिस्तान ने, कि जिसके साथ मुश्ताक अहमद अनाउंस हुए हैं, लेकिन वो चूंकि इस वक्त जूनियर लीग के साथ हैं, तो लोकल कोचेस ही टीम को जितवा रहे हैं। तो फिर फायदा क्या है फॉरेन कोचेस का डोमेस्टिक में बुलाने का? देखिए, पहले तो एक चीज समझ ले कि जो टीम कोच होता है उसकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है ना, वो परफॉर्मेंस उसको देनी होती है। अब एक कोच को आप इतना लेट बुलाएंगे और टीम के साथ करेंगे तो उसको तो टाइम चाहिए होता है परफॉर्मेंस देने के लिए। और जो हमारी ये मेंटेलिटी है कि हम फॉरेन कोचेस के थ्रू या क्रिकेट को सही कर सकते हैं, वो आप पे चलेगी नहीं। यहाँ हमने पहले भी देखा, हमें अपने कोचेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, वो हम कर नहीं रहे। हमारे पास अच्छे कोचिंग हैं, हम उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग करा सकते हैं, ना कि हम बाहर से लोग बुलाएं, अपने लोगों को बाहर भेज के ट्रेनिंग कराएं और उनको यूटिलाइज करें, तो उससे हमारा लॉन्ग टर्म फायदा होगा। तो एक कोच टीम के साथ आएगा,
4 दिन पहले आएगा और वो अटैच हो जाएगा तो वो डिलीवर नहीं कर सकता। और वैसे लेकिन जिस तरह प्लेयर डेवलपमेंट की बात होती है ना जलाल भाई, सिर्फ प्लेयर डेवलपमेंट की बात होती है, आपके गुलाम अली जो है वो एज ए कोच जो है वो डेवलप हो रहे हैं, वो सेकंड 11 को जितवाते हुए आ रहे हैं, उन्होंने T20 जितवाया, अब कायद आज़म ट्रॉफी के अंदर आके गो के अभी वो इस वक्त जूनियर लीग के साथ, जूनियर लीग में मुंसलिक हैं हैदराबाद के साथ, लेकिन उनके साथ तो लगा दिया ना कि आपने एक जो है पॉल निक्सन को, तो इससे डिमोटिवेशन नहीं आती है? देखिए, अगर एक प्लेयर, एक कोच को आपने लगा दिया है तो उससे जाहिर है कि एक टीम परफॉर्म कर रही थी, उसके कोच को आप हटा के उसके नीचे लगा देंगे तो वो मेंटली तो डिस्टर्ब होगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे अच्छे कोचेज हैं उनकी डेवलपमेंट आप बाहर जाके भी करवा सकते हैं। मेरा मकसद है उनको इनहांस करें, हमारे पास बंच बड़ा बने, ना कि खाली एक कोच को बुला के आप उसके साथ अटैच कर दें और वो भी कोई बहुत बड़े ऐसे क्या कहते हैं 30 मार का नहीं है कि वो आके सब चीजें सही कर देंगे। तो जो असल चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी इश्यूज है। हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि हम कैसे अपने क्रिकेट को सही करेंगे। हम खाली फॉरेन कोचेस लाके नहीं कर सकते, हमें अपने लोगों को ले जाना। मेरा सवाल ये है कि आप फॉरेन कोच ला रहे तो फिर आप तमाम टीमों में लाए ना, फिर आप नॉर्दर्न में क्यों नहीं लेकर आ रहे, फिर आप जो है वो सदर्न में क्यों नहीं लेकर आ रहे, फिर आप बलूचिस्तान में क्यों नहीं लेकर आ रहे, ये 2 टीमों पे क्यों आपकी सिर्फ नजरे करम है? ये तो अजीब सी पॉलिसी है, मैं इसको क्या कह सकता हूँ। अगर आप कोई चीज कर रहे हैं तो सबके लिए होनी चाहिए। क्योंकि जलाल भाई, क्योंकि बिलाल शिफायत को आपने खिलाया है, कस्टम ने उसको लाके क्रिकेट यहां पे खिलाई है, अब वो हमें आके यहां पे फील्डिंग सिखा रहे हैं। बिलाल शफायत का थोड़ा एटीट्यूड का भी मसला रहा था, मेरे साथ भी एक मैच भी छोड़ के भागे थे। तो सर मैं बहुत सारी बातें ऑन एयर नहीं कह सकता हूं, वो आपने कह दिया, मैं ऑन एयर बहुत सारी बातें नहीं कह सकता हूं, मुझे भी इनसाइड बहुत मालूम है। अब वो जिनको आपने बुला के खिलाया, कस्टम से खिलाया, और जिस तरह कस्टम की टीम बनती थी मेहनत से, आप हारिस खान और जिस तरह आपके दोस्त बनाते थे टीमें, तो हम सब जानते हैं। तो बिलाल शिफायत को आपने खिलाया, वो आगे हमें क्रिकेट सिखा रहे हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें, मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ कि हमें अपने कोचेस को डेवलप करना है, उन्हें मैं जो डेवलप करने की बात कर रहा हूँ वो नेक्स्ट लेवल पे ले आना है। हमारे कोचेस अब तक बेसिक तो मॉडर्न डेज क्रिकेटर्स को समझ नहीं सके, अब तक वो एक लेवल पे आके रुक गए। उन्हें नेक्स्ट लेवल पे ले आना है, उन्हें बताना है कि आप बीटिंग कैसे करेंगे, आप प्लेयरों को विद इन टीम कैसे आप उनकी पोजिशनों को सही करेंगे। कोई ऑलराउंडर नहीं है तो विद इन टीम कैसे ऑलराउंडर बना देंगे, क्या उनके साथ किस वक्त क्या काम करना है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बात करने का तरीका हमें नहीं आता, हमें मीटिंग करने का तरीका नहीं, एजेंडा बनाना नहीं आता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें अपने लोगों को सही करना चाहिए। अच्छा, लोगों को सही करना चाहिए या लोगों को बचाना चाहिए? क्योंकि हम अभी पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी देखते हैं, अब अगर आज के मैच की बात करें तो ये सीरीज हम खेल किस लिए रहे हैं? क्या जीतने के लिए खेल रहे हैं या वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए खेल रहे हैं? क्योंकि मिडिल ऑर्डर पे जहां प्रेशर आता है हम बचा लेते हैं। अब आज भी हमने नवाज को ऊपर भेज दिया, इफ्तिखार को हम डीप ऑर्डर में क्यों नहीं डाल रहे हैं, खुशदिल को क्यों नहीं डाल रहे हैं, आसिफ को क्यों नहीं डाल रहे हैं, ताकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, इनको टेस्ट तो करें। देखिए, आपका पर्पस ऑफ द सीरीज होता है, मगर जब आप आईसीसी के इवेंट में जाते हैं तो उसका तो एक ही पर्पस होता है कि आपको जीतना है, ठीक है ना, उसके अलावा कोई पर्पस नहीं हो सकता। जहां तक आप सीरीज टू सीरीज बात करते हैं, कहीं आप कोई ना कोई मकसद उसका लेके चलते हैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई भी मकसद था सीरीज का तो वो तो हमने हासिल नहीं किया। ना हमने इंग्लैंड के अगेंस्ट हासिल किया, ना अब तक अपने आप को सेट कर सके फॉर द बड़े इवेंट कि हमारा ये मिडिल ऑर्डर में इस तरह होगा। देखें, जो फ्लोट प्लेयर होता है जिसे आप आगे पीछे कर सकते हैं वो 4 नंबर के बाद होता है, 5, 6, 7 में कहीं होता है जिसको आप कभी 5 पे भेज देते हैं, कभी 7 पे भेज देते हैं, मगर पहले 4 प्लेयरों को आपकी उनकी अपने बैटिंग ऑर्डर को फिक्स करना होता है, वो वहां पे खेलते हैं। उसके बाद वाले प्लेयरों को आप कभी आगे पीछे कर सकते हो। हम तो अभी तक देखे ना, आप अगर नवाज की बात करें तो उसने पहले भी एक मैच परफॉर्म किया, आज भी कर दिया, तो आप डिसीजन तो ले लें। अब अभी तक डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, तो इसका मतलब जलाल भाई आपको नहीं लगता कि अब जावेद में जैसे अगर प्लेयर ये बात करें कि ये बेस्ट टीम है हमारी, इसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, अब मियादाद जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लेजेंड अगर ये बात कर रहा है तो एज ए लेमैन ये बात मैं मान सकता हूं, लेकिन एज एन एंकर या एज ए कमेंटेटर ये बात थोड़ी सी मुश्किल है कि ये इस मिडिल ऑर्डर को हम सपोर्ट करें। देखिए, एक बात से तो मैं उनकी एग्री करूंगा कि हमारे पास इसके अलावा भी अगर कोई प्लेयर है तो वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, मगर अब जब आपके पास जो भी लॉट अवेलेबल है उसकी मैनेजमेंट करनी आनी चाहिए। अगर ये है या कोई और भी है जिनको आप लाना चाहते हैं, वो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा, मगर मैं कहना चाह रहा हूँ जो भी अवेलेबल है
उनकी यूटिलाइजेशन आपको सही आनी चाहिए ना, वो हम कर नहीं पा रहे हैं। दूसरे है कि हमारे प्लेयर क्यों नहीं अच्छे, इसका जिम्मेदार कौन है? यानी अगर हम दुनिया से कंपेयर करें जो बड़ी टीमें हैं, तो उनके पास भी उतने स्किल्ड प्लेयर होते हैं, जब वो डिफरेंट शॉट्स खेलते हैं तो सक्सेसफुल क्यों होते हैं? ये हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट का खराबी है। तो हमारे पास जो भी इसमें बेस्ट अवेलेबल है, अगर यही अवेलेबल है तो इनकी यूटिलाइजेशन करनी तो आनी चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर नियदाद को ये टास्क दे दिया जाता तो मैं समझता हूं जावेद भाई इससे कई बेहतर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हमें निकाल के दे सकते थे, क्योंकि उनसे ज्यादा किसकी इस पे निगाह हो सकती है। अच्छा जलाल भाई, अभी शहनशाह अफरीदी के कमबैक की भी बात हो रही है, और एज ए कोच आप क्या कहेंगे? आपने ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेली है, क्योंकि अभी मुश्ताक अहमद का स्टेटमेंट आया कि उनको मुश्किल होगी क्योंकि जो ग्राउंड है वो वहां पे सॉफ्ट है, पिचेस हार्ड हैं, तो उनकी बैक पे उस पर असरात आ सकते हैं। देखिए, जब भी इंजरी से प्लेयर आता है तो एक तो उसको अपने मैच प्रैक्टिस की कमी होती है, ठीक है ना, वो एक प्रेशर था। मगर क्योंकि वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर थे, जब वो गए थे तो टीम के एक सॉलिड प्लेयर थे, तो काफी क्रिकेट उन्होंने खेल भी ली थी, तो उस लिहाज से तो प्रेशर उनको नहीं होना चाहिए। जो बैक ऑफ माइंड में थोड़ा सा इंजरी बेस होगा, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो उनको हर्ट करेगा। मगर अच्छे प्लेयर ये होते हैं कि वो अपने आप क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर वो फुली फिट हो गए तो फिर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मगर मैच प्रैक्टिस की प्रॉब्लम उनको रहेगी और वो कहीं ना कहीं धड़क आपको बड़े मैचेस में नजर आएगी। ठीक है, आपको लगता है कि एशियन टीमें स्ट्रगल करेंगी? क्योंकि आज इंडिया को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा T20 मैच में, और सिर्फ केएल राहुल ने परफॉर्मेंस दी, बाकी विराट कोहली और रोहित शर्मा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। देखिए, हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में जो एशियन टीम है उनके लिए थोड़ा बहुत बाउंस का फर्क तो आता ही है, मगर ये T20 क्रिकेट है, इतना बड़ा फर्क आना नहीं चाहिए। और दूसरे जो प्रैक्टिस मैच होते हैं उनको हम सीरियस, उसको हम उसका इम्पैक्ट या उसकी हार जीत को जो एक्चुअल मैच होंगे वर्ल्ड कप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। वो प्रैक्टिस मैच था, वो जरूर अगर खराब खेलें तो उसको देखेंगे और अपनी चीजों को सही करेंगे। मगर ऑस्ट्रेलिया में बाउंस के हवाले से मैं कहूंगा हमेशा जो एशियन टीम्स है उनको मसला आता है, और अब वो क्योंकि T20 क्रिकेट है तो इसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग साइड भी आपको पता है कि उनके जो मेन बॉलर हैं वो अनफिट हैं। अभी नासिर हुसैन ने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया को अपने दायरे से बाहर निकल के खेलना होगा। तो एज ए कोच क्या दायरा है जो नासिर हुसैन को नजर आ रहा है? देखिए, उसमें जब आपकी बॉलिंग कमजोर है तो फिर बैटिंग सपोर्ट करती है। तो अब बैटिंग अगर इतने रन करके देगी, जो थोड़ी सी वीक बॉलिंग है वो उसको सपोर्ट करेगी, यानी कि स्पेस देगी कोई 10-20 रन की ना, तो वो आउट ऑफ वे जाके जहां एक्स्ट्रा अटैक करने की जरूरत है वहां करना पड़ेगा, या फॉर द टीम ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ेगी बैटिंग को बॉलिंग को सपोर्ट करने की। और सिमिलर हमारे यहाँ यह है कि हमारे यहाँ बॉलिंग कंपैरेटिवली बेहतर है बैटिंग से, तो हमें हमेशा आपने देखे जो 1-2 मैच अभी जीते थे इंग्लैंड से तो बॉलिंग ने जिताए थे। तो अमूमन T20 में बॉलिंग नहीं जिताती, मैच बैटिंग ही जिताती है। तो ये मुश्किल रहेगा पाकिस्तान के लिए, और इंडिया के लिए बैट्समैनों को एक्स्ट्रा करना होगा 10-15 रन एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रगल करती नजर आ रही है? मां सिवाय ओपनर्स के इस मैच में भी जब रिजवान और बाबर ने सेंचुरी पार्टनरशिप की तो उनकी ये 5वीं जो थी ये हदफ के ताक़ुब में सेंचुरी पार्टनरशिप थी, 1000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए, रिकॉर्ड अपने नाम किया। लेकिन बैटिंग हमारी भारत फिर भी स्ट्रगल कर रही है, खासतौर से मिडिल ऑर्डर। लेकिन वसीम अकरम कहते हैं कि उनकी जो 4 फेवरेट टीमें सेमीफाइनलिस्ट टीमें वो पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका हैं। शास्त्री कहते हैं इंडिया को सेमीफाइनल में देख रहे हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि ऐसे ये हुब्बुल वतनी है, ये वाकई इसमें कोई क्रिकेटिंग सेंस है? नहीं, T20 में देखें ना, आप 2 प्लेयर से भी जो जीत जाते हैं ना, 1 प्लेयर से भी जीत जाते हैं, तो उसको देखते हुए अपनी बॉलिंग को देखते हुए और बाबर आजम और रिजवान को देखते हुए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान 4 टीमों में आ सकता है, क्योंकि आपने देखा रिसेंटली वनडे मैचेस तो जीते, मगर आप कहते इवेंट जीतना वो फिर मैं नहीं फेवरेट करूंगा। सेमीफाइनल में फिर भी आ सकता है कि इवेंट जीतने के लिए आपको बहुत कुछ डिफरेंट करना होगा। जलाल में आपकी 4 फेवरेट टीमें कौन सी हो सकती हैं? मैं तो 4 में तो वही टॉप 4 टीम्स में जाऊंगा मैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और पाकिस्तान को आउटसाइड फेवरेट कह सकता हूँ 4 के लिए, मे बी और मे नॉट, मगर चांसेस हैं पाकिस्तान। क्योंकि क्रिस गेल ने कहा वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया, हर आदमी अपने मुल्क के हिसाब से बात कर रहा है। नहीं, जो रिसेंट फॉर्म देख रहा हूँ ना, जिस तरह हम जीते कुछ मैचेस, अच्छे मैच भी जीते हैं T20 की वजह से कह रहा हूँ मैं कि पाकिस्तान का आउटसाइड चांस है। ठीक है, और क्या अफगानिस्तान अपसेट कर सकता है? जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया को या इंग्लैंड को क्लियर कट कह रहा हूँ
मैं पाकिस्तान को क्लियर करने के आउटसाइड चांस में मतलब होता है कि है उसका भी चांस। ठीक है, क्या अफगानिस्तान को अपसेट कर सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान भी एक बड़ी डेंजरस टीम है, उनके प्लेयर बिग बैश में खेलते रहे? नहीं, देखिए मैच जीत सकते हैं अच्छे, पाकिस्तान के अच्छा मैच जीत सकता है, मगर पूरा टूर्नामेंट जीतना एक टोटली डिफरेंट बात होती है। ठीक है, तो एक मैच की अंदर हो सकता है, इवेंट जीतने के लिए फ्लूक नहीं चलता। नहीं सर, मैं सेमीफाइनलिस्ट की बात कर रहा हूं, सेमीफाइनल में आ सकता है अफगानिस्तान? नहीं, सेमीफाइनल के लिए तो कई मैच जीतने पड़ेंगे ना। ठीक है, ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप एक मैच जीत के तो सेमीफाइनल में नहीं आ सकते ना। ठीक है, तो मैं नहीं समझता, वो अपनी जगह उनके पास कुछ एज है, अगर ओवरऑल टीम तो उस लेवल की नहीं है जो हर मैच में उस तरह का परफॉर्म करे। ठीक है। अच्छा जलाल भाई, डेविड वार्नर के वाले से क्या कहेंगे, क्योंकि वो एसीबी जो है इनको वापस लाने की बात कर रहा है, कई जो प्लेयर है फॉर्मर, उन्होंने कहा कि डेविड वार्नर के लिए अपने रूल्स को चेंज करें, उनको कैप्टनसी के लिए दोबारा लेकर आए, उनको दोबारा कंसीडर करें। अब ये तो इस वक्त मैं इतनी डेप्थ मैंने देखा नहीं क्या है, मगर टीम तो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी ही कर रही है, और मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा उन्हें जरूरत नहीं है अपने जो एक, अगर टीमें सही कर रही हो तो फिर इतना परफॉर्मेंस मतलब चेंजेस की जरूरत नहीं होती। मैं ये एक जनरल बात कर। ठीक है जलाल भाई, अब चूंकि वर्ल्ड कप है, इंपॉर्टेंट इवेंट है और पूरी दुनिया की निगाहों का मरकज है ये वर्ल्ड कप क्या देख रहा है कि बाबर आजम की बतौर कप्तान क्या मुस्तकबिल का तयन करेगा, क्योंकि एज ए प्लेयर एज ए बैटर तो हम सब उनके बड़े मोतरिफ हैं, कप्तानी पे उनके बहुत ज्यादा सवालात उठते हैं, तो आपको लगता है कि ये इस वर्ल्ड कप का जो रिजल्ट है वो बाबर आजम के एज ए कैप्टन फ्यूचर का तयन करेगा? मेरा ख्याल तो उनको जब तक वो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी कप्तानी भी चलती रहेगी, उनको कप्तानी से तो नहीं हटाया जाएगा। और कप्तानी का थोड़ा सा एक बात मैं कह दूं, मैं सीखना चाहे तो बाय एक्सपीरियंस कैप्टनसी इंप्रूव होनी चाहिए। एक अच्छी बात है उनकी, सबसे बड़ी अच्छी बात जो कैप्टनसी के लिए खुद परफॉर्मर है, अगर गेम की नॉलेज, सिचुएशन को समझना, अच्छी स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, वो अभी लैग कर रहे हैं। वो सीख भी सकते हैं अगर कोशिश करें। शायद मुझे ऐसा लग रहा है उनका सीखने का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मगर जो प्लस पॉइंट है उनका वो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंसेज है, वो जब तक अच्छा करते रहेंगे तो कोई सवाल उनकी कप्तानी पे नहीं उठेगा। और जला भाई, आपका अपना क्या प्रोसेस है, आप क्या मतलब आ रहे हैं पाकिस्तान या बस अमेरिका को ही प्यार होगा, वही आपकी सर्विसेज से फायदा उठाता रहेगा, क्या मसरूफियात चल रही है आपकी वहां पे? मैं यहाँ पे एक मूसा क्रिकेट स्टेडियम है उसके साथ अटैच हूँ, और मैं क्रिकेट कोचिंग करता हूँ, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, क्रिकेट इवेंट्स करा रहा हूँ, यूएसए क्रिकेट के साथ अपने आप को अटैच रखा हुआ है। मगर आई एम ओपन, अगर मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिलती है तो मैं जा सकता हूँ, नॉट फिक्स फॉर अमेरिका, डिपेंड करता है कि तो कहाँ क्या होता है। मगर फिलहाल क्योंकि यहाँ बेस हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ और एक किसी से अटैच हूँ तो यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मगर मेरा कोई, मैं एक फ्रीलांस टाइप हूँ, जहाँ भी मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं अवेल करता हूँ। सर बेस्ट विशेस है आपके लिए, आपकी पिक्चर्स भी इस वक्त हम स्क्रीन पे चला रहे हैं, जो आप वहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं, जो आपकी कोचिंग का असाइनमेंट है वो भी इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। ये थे जलालुद्दीन साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से तफसील के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमने फुटबॉल को भी डिस्कस किया, आज हमने क्रिकेट के हवाले से भी बात की, लेकिन जाते जाते एक और बड़ी अच्छी खुश आइंद खबर यह है कि वो है पाकिस्तान की बैडमिंटन क्वीन। पाकिस्तान के पास दो बड़ी जबरदस्त बैडमिंटन की प्लेयर है, मानूर और पलविशा, और इस वक्त पलविशा जो है वो इजिप्ट में मौजूद है, कि जहां पे उन्होंने मिस्र में जारी बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला मैच है जो है वो जीत लिया। एक अच्छा साइन है, एक अच्छी खबर है, वो इसलिए कि पलविशा टैलेंटेड प्लेयर हैं, सलाहियतों से माला माल प्लेयर हैं, लेकिन कुछ उनके इंजरी के मसाइल थे जिसकी वजह से उनको फाइनल भी अपना गिव अप करना पड़ा। तो बेस्ट विशेस हैं पलविशा बशीर आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप इजिप्ट में खेली जाने वाली इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपनी उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखेंगी और अपनी उम्दा कारकर्दगी से पाकिस्तान का सब जलाली परचम वहां पे बुलंद करेंगी। आज के लिए बस इतना ही, इस वीक का ये हमारा लास्ट होता। इंशाल्लाह आपसे अब जो है वो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी, कि जहां पे T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है, तो नए सेट के साथ, नए मेहमानों के साथ आपको हम खुशामदीद कहेंगे अपने अगले शो में। उस वक्त के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।